पीएम मोदी ने कैबिनेट विस्तार की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर मोदी कैबिनेट का बदला हुआ नया चेहरा सबके सामने आ जाएगा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने 8 जुलाई तक की पहले से निर्धारित सभी बैठकों को टाल दिया है। साथ ही मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले सभी संभावित मंत्रियों को दिल्ली आमंत्रित किया गया। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी के आवास पर होने वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होने वाले थे। इससे पहले भी पीएम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के और शाह समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मिल चुके हैं। साल 2019 में सत्ता में आने के बाद से ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं हुआ। एनडीए से अकाली दल के अलग हो जाने के बाद मोदी सरकार में रामदास अठावले को छोड़ सिर्फ बीजेपी के ही मंत्री हैं। मार्च 2019 में कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, मणिपुर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी अपने खाते में ज्यादा से ज्यादा वोट पाने की कोशिश में है। केंद्रीय और राज्य कैबिनेट से गायब रही कई जाति और समूहों पर ध्यान दिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि इस विस्तार में आगामी विधानसभा चुनावों का असर भी देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल को जगह मिल सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से कुछ बीजेपी सांसदों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इस दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके मंत्रियों के हटने समेत कई विभाग भी बदले जा सकते हैं। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक की है। इस बैठक में मंत्रिपरिषद विस्तार से जुड़े ब्यौरे को अंतिम रूप देने से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही मंत्रिपरिषद में फेरबदल की प्रबल संभावना के बीच शाह और संतोष ने प्रधानमंत्री के निवास पर उनके साथ कई घंटों तक चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण बुधवार तक हो सकता है। बहरहाल इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगर प्रधानमंत्री फेरबदल करते हैं तो मई 2019 में प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी पारी शुरू करने के बाद मंत्रिपरिषद का ये पहला विस्तार होगा। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे और सुशील मोदी उन संभावित लोगों में शामिल माने जा रहे हैं जिन्हें मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है। लेकिन अपने हर मंत्रिमंडल विस्तार में सबको चौंकाने वाले पीएम मोदी इस बार भी कुछ ऐसा ही करेंगे, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। कई ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो फेरबदल में सबको चौंका दे। इस फेरबदल में उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो मिल सकती है क्योंकि अगले साल की शुरुआत में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और राजनीतिक रूप से ये देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व भी इस विस्तार में बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी की सहयोगियों जदयू और अपना दल को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का पिछले साल निधन हो गया था और ऐसे में सबकी नजरें इस ओर हैं कि उनके भाई पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया जाता है या नहीं। गैर गांधी अध्यक्ष की बात कहकर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से राहुल गांधी को इस्तीफा दिए 2 साल से अधिक का वक्त बीत चुका है। इस दौरान कांग्रेस ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश की अपनी सरकार गंवा दी, बंगाल में 0 पर आउट हो गई और कई राज्य जहां कांग्रेस जीत सकती थी बड़ी आसानी से हार गई। कई नेता इस दौरान पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। गांधी विरोधी G23 ग्रुप तैयार हो गया है। राजस्थान से केरल और पंजाब से हरियाणा तक कांग्रेस में गृह युद्ध के हालात हैं। इन सब के बीच एक बार फिर कांग्रेस में बदलाव की चर्चा है। खबर है कि सोनिया गांधी पार्टी में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही हैं। बदलाव ऐसा होगा जिसका असर संगठन से लेकर राज्यों तक दिखने वाला है। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए गांधी वाड्रा परिवार ने 3 फॉर्मूले तैयार किए हैं, लेकिन दिलचस्प ये है कि ये तीनों फॉर्मूले सोनिया गांधी से शुरू होकर राहुल गांधी पर ही खत्म हो जाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि 3 फॉर्मूले कौन से हैं। पहला फॉर्मूला जिसके हिसाब से कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिल सकता है। वजह ये कि राहुल गांधी से लेकर ग्रुप 23 तक यही चाहते हैं, लेकिन इसमें पेच ये है कि गैर गांधी अध्यक्ष तभी बनेगा जब राहुल गांधी लोकसभा में पार्टी संसदीय दल के नेता बन जाएं। इसके लिए शायद सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा कोशिश भी कर रही हैं। दूसरे फॉर्मूले के तहत सोनिया गांधी को ही 2024 तक पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने पर पार्टी आग्रह कर रही है। मतलब अंतरिम अध्यक्ष से सोनिया गांधी तरक्की पाकर पार्टी के अध्यक्ष बन जाएं और जैसा चल रहा है चलता रहे। तीसरे फॉर्मूले के तहत राहुल गांधी पर ही पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी के पास पार्टी नेतृत्व दोबारा हासिल करने का लगातार विकल्प था, लेकिन वह खुद इस पद पर तैयार नहीं हैं।
जाहिर है ये तीनों फॉर्मूले गांधी से शुरू होकर गांधी पर ही खत्म हो जाते हैं। राजस्थान और पंजाब के बाद हरियाणा का घमासान रंग पकड़ता जा रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के 22 विधायकों ने सोमवार को कुमारी शैलजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन सभी ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इनकी मांग थी कि शैलजा को हटाकर हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। हुड्डा समर्थक विधायकों का तर्क है कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के बाहर आने से जाट वोट बैंक खिसक सकता है। चौटाला को रोकने के लिए हुड्डा को फ्री हैंड दिया जाना जरूरी है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा दांव चला कि ओवैसी से लेकर अखिलेश तक और ममता से लेकर पवार तक सबकी सियासत का सिंहासन डोल गया। मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। हालांकि ऐसा बयान भागवत पहले भी दे चुके हैं और यही नहीं, अन्य संघ नेताओं ने भी ऐसा बयान दिया है। गौरतलब है कि भागवत ने एक किताब के विमोचन कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक ही है, चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों ना हों। उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले सभी के पूर्वज एक ही थे, चाहे अब उनकी पूजा पद्धति अलग अलग हो गई हो। पूजा करने के अलग अलग तरीकों के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। भागवत के इस बयान के बाद उनकी साफ कोई विरोधी दलों के लिए परेशानी बनती दिख रही है। इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। भागवत के इस कथन को उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। संघ विरोध के नाम पर अभी तक एक समुदाय विशेष का वोट बीजेपी के खिलाफ गिरता आया है। ऐसे में हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर भागवत के इस बयान ने सियासी समीकरणों को हिलाने का काम किया। भागवत के बयान में अपने सुर मिलाकर अब बीजेपी के नेता भी इसको सही ठहरा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि संघ प्रमुख ने सही कहा। उसी तर्ज पर मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास फॉर्मूले पर काम कर रही है। बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार की कई योजनाएं जैसे आवास योजना, स्किल डेवलपमेंट या एक राष्ट्र एक राशन योजना, सभी में बिना किसी भेदभाव के काम किया जा रहा है। वहीं संघ जानकारों का मानना है कि यदि संघ प्रमुख के डीएनए वाले बयान को सभी समझ लें तो देश तरक्की के रास्ते पर चलेगा ही। वहीं कई राजनीतिक दलों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा जाएगा। संघ के जानकारों का कहना है कि संघ के विरोधियों द्वारा लंबे समय से दुष्प्रचार किया जा रहा है। संघ के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में नफरत की सोच एक सोची समझी रणनीति के तहत भरी जा रही है। इसलिए संघ हमेशा अपने विरोधियों को कहता आया है कि हमें जानना है तो संघ के अंदर आकर देखो और समझो। उनके अनुसार संघ का मानना है कि हिंदुत्व का मतलब किसी धर्म विशेष के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हर धर्म के लोगों में राष्ट्रवाद की अलख जगाने से है। इस सोच के साथ संघ के प्रति मुस्लिम समाज की सोच को बदलने के लिए संघ लगातार मुस्लिम समुदाय के बीच काम कर रहा है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जैसा संगठन इसी की एक कड़ी है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी की सियासत की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि वे अचानक कोई फैसला करते हैं और विपक्ष तो क्या अपनों को भी चौंका देते हैं। मोदी कैबिनेट के विस्तार की चर्चा के बीच पीएम मोदी ने एक कैबिनेट मंत्री को कर्नाटक का राज्यपाल बनाकर रवाना कर दिया। इतना ही नहीं, कई नए राज्यपाल बना दिए गए और कई को इधर से उधर कर दिया गया। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी के कैबिनेट विस्तार में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में अब तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित विस्तार से पहले नरेंद्र मोदी कैबिनेट से केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की विदाई कर दी गई। उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके तहत उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें कर्नाटक के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया। थावरचंद गहलोत नई नियुक्ति से पहले मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। वह इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दलित चेहरे माने जाते हैं। साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। वह बीजेपी की ओर से राज्यसभा में नेता भी रह चुके हैं। जिस वक्त उनकी नियुक्ति की गई, वह उस दौरान आंध्र प्रदेश में एक कार्यक्रम में थे। गहलोत 75 बरस के हैं। चूंकि भाजपा काफी पहले साफ कर चुकी है कि 75 साल की आयु के ऊपर के नेताओं को वह सरकार में नहीं रखेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि उसी फंडा के तहत गहलोत को उन्हें केंद्रीय कैबिनेट से शिफ्ट करके संवैधानिक पद सौंपा गया है। गहलोत की नियुक्ति के साथ कुछ और सूबों के राज्यपाल भी बदले गए हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर से इस बारे में बताया गया है कि मिजोरम, हरियाणा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के राज्यपालों को क्रमशः गोवा, त्रिपुरा, झारखंड और हरियाणा शिफ्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता के मुताबिक गुजरात बीजेपी के नेता मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि गोवा के बीजेपी नेता और पूर्व स्पीकर राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
पश्चिम बंगाल में फुटबॉल सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यह खेल जितना रोमांचक है उतना ही आक्रामक भी, लेकिन जरा सी भी गलती होने पर पेनाल्टी लगती है। खिलाड़ी खेल से बाहर तक हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी वाले खेला होबे नारे का संदेश साफ है कि मैदान में दौड़ा दौड़ा कर मारी, वह मैदान चाहे सियासत का ही क्यों न हो। खेला होबे का नारा लगाने वाली टीएमसी ने एक झलक तो चुनाव प्रचार के दौरान ही दिखा दी थी। ममता बनर्जी फुटबॉल की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर को मार रही हैं। असल में यही असली खेला होबे का संदेश था। नतीजा सबके सामने है। चुनाव के नतीजों के आने के बाद ममता बनर्जी के इस नारे ने अपना असली रंग दिखाया। सैकड़ों के घर लूटे गए, तोड़े गए, कईयों को राज्य छोड़कर भागना पड़ा, महिलाएं अपमानित हुई। हिंसा का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसको भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता बेधड़क खेला करते रहे। अब ममता बनर्जी पूरी बेशर्मी के साथ राज्य में खेला होबे दिवस मनाने का ऐलान कर चुकी हैं। लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने राज्य के विभिन्न क्लबों को 50,000 फुटबॉल बांटने की घोषणा की है। इस नारे को लेकर टीएमसी नेता दिव्यांशु भट्टाचार्य ने जनवरी में मूल रूप से यह गीत लिखा था और उसके बाद से विभिन्न पार्टी कार्यक्रमों में इसका इस्तेमाल किया गया, जो एक धमकी भरा नारा बन गया। अंडरवर्ल्ड में भी पहले गेम बजा डालने की बात की जाती थी। टीएमसी ने अब स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के नाम पर अपने इस धमकी भरे चुनावी नारे का प्रयोग शुरू किया है। खेला होबे को और डरावना बनाने के लिए अनुव्रत मंडल ने एक रैली में भयंकर खेला होबे का नारा दिया था। इस तरह से ये भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए सीधी धमकी थी। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन खेल मंत्री मदन मित्रा ने भी नॉर्थ 24 परगना जिले की कमरहट्टी से चुनाव लड़ते हुए खेला होबे को अपना नारा बनाया था। वही मदन मित्रा, जिन्हें हाल ही में नारदा घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, फिलहाल वो जमानत पर बाहर चल रहे हैं। टीएमसी इस किस्म के नेताओं से भरी पड़ी है। हकीकत तो यह है कि पश्चिम बंगाल में खेला होबे दिवस का स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है। असल में ये चुनाव में टीएमसी की जीत का जश्न मनाने से भी ज्यादा राज्य में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों के साथ एक क्रूर मजाक है। उनके साथ जो घर बार छोड़कर पड़ोसी राज्यों में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर है, उनके साथ जिनके घरों को जला दिया गया और तहस नहस कर दिया गया। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के किस्म के ही राजनीतिक दलों को ये नारा पसंद भी आ रहा है। तभी तो समाजवादी पार्टी के एक नेता ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में खेला होबे को नारा बनाने को कहा। वाराणसी की दीवारों पर 2022 में खेला होई भी लिखवा दिया गया। पश्चिम बंगाल में खेला का स्तर अब इतना नीचे गिर चुका है कि वहां जांच के लिए जाने वाले संवैधानिक संस्थानों के पदाधिकारियों तक को बख्शा नहीं जाता है। इसके लिए आम लोगों को भड़काया जाता है, महिलाओं को भी गुंडों की भीड़ में घुसा दिया जाता है। बस अंतर इतना है कि ये सब कुछ होने के बावजूद मीडिया चू तक नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी वैसे तो खुश होंगे कि विधानसभा में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित कराकर उन्होंने अपनी तरफ से खेला कर दिया, लेकिन ममता बनर्जी विधान परिषद के रास्ते अपने कुर्सी नहीं बचा पाएंगी। उन्हें सीएम बने रहने के लिए चुनाव तो लड़ना ही होगा, और वह भी 4 नवंबर से पहले, ताकि वे विधायक बन जाए, नहीं तो उनकी कुर्सी तो गई। बंगाल विधानसभा में टीएमसी की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई, लेकिन अब इसे लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिलनी है। देश में एक तरफ जहाँ विधान परिषद की व्यवस्था को खत्म करने की चर्चा होती रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी तुरंत में विधान परिषद का गठन करवाना चाहती हैं, ताकि वे सीएम बनी रह सके। बंगाल विधानसभा ने संविधान की धारा 169 के तहत राज्य में विधान परिषद के निर्माण को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया। अब इसे अमल में लाने के लिए संसद की दोनों सदनों से पारित कराना जरूरी होगा। बंगाल विधानसभा ने विधान परिषद के निर्माण को लेकर सदन में पेश प्रस्ताव के पक्ष में 196 सदस्यों ने वोट किया, तो विरोध में 69 वोट पड़े। वोटिंग के दौरान सदन में 265 सदस्य उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में विधान परिषद का गठन करने का वादा किया था। बंगाल में 2 जुलाई से विधानसभा का सत्र चल रहा है। बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं, और अगर विधान परिषद का गठन होता है तो उसमें 98 सीटें ही हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विधान परिषद की सीटों की संख्या विधानसभा की कुल सीटों की संख्या से 1/3 से ज्यादा
नहीं हो सकती। पश्चिम बंगाल में 5 दशक पहले विधान परिषद की व्यवस्था थी, लेकिन बाद में इसे खत्म कर दिया गया था। आजादी के बाद 5 जून 1952 को राज्य में 51 सदस्यों वाली विधान परिषद का गठन किया गया, लेकिन बाद में 21 मार्च 1969 को इसे खत्म कर दिया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार में विधान परिषद की व्यवस्था है। इस परिषद को विधानसभा का उच्च सदन भी कहते हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी मान्यता खत्म हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।